लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका था। उसमें जो भी थ्योरी थी या जो भी क्वेश्चन थे, जो भी उसमें न्यूमेरिकल थे, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका आता है लेसन नंबर 4, संधारित्र तथा परावैद्युत। अब हम इसके बारे में समझेंगे। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि विज्ञान है, विज्ञान में कोई भी चीज रटी नहीं जाती है, केवल समझी जाती है। तो आप इसको अधिक से अधिक समझने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर वीडियो को रोककर आगे पीछे करके आप उसको देख सकते हैं। अधिकतम नॉलेज देने का मेरा वादा है आपको। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है चालक तथा वैद्युतरोधी अथवा परावैद्युत। इसमें जो पदार्थों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वैद्युत व्यवहार के आधार पर कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? एक तो वो पदार्थ हो सकते हैं जिसमें वैद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता है, और दूसरे भी पदार्थ हो सकते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी के साथ में हो सकता है। वास्तव में इन दोनों पदार्थों को वैद्युतरोधी और चालक और अचालक कहते हैं। कुचालक भी आप कह सकते हैं और अचालक भी आप कह सकते हैं। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी के साथ में हो जाता है, या फिर वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है आवेशवाहक। आवेशवाहक वास्तव में ऐसे कण होते हैं जो कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। यदि उनकी संख्या किसी पदार्थ में नहीं है तो वास्तव में वह पदार्थ वैद्युत कुचालक माना जाता है, क्योंकि वैद्युत धारा को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है, और ऐसे वाहकों को आवेशवाहक कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार हो जाती है, वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेशवाहक एक्टिव हो जाते हैं या गतिमान हो जाते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। जैसे कोई भी धातु हो सकती है, जैसे लोहा हो गया, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, पारा आदि। धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। धातुओं में धन आयनों की स्थितियां स्थिर रहती हैं, अतः धन आयनों के कारण धारा प्रवाह नहीं होता। ये बात ध्यान रखेंगे। चालकों के जो उदाहरण है वो हो सकते हैं लोहा, चांदी, लोहा, चांदी, पीतल आदि। आदि शब्द सही नहीं है, इसके स्थान पर इत्यादि लिखिए। यानी बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जो वैद्युत चालक होती हैं, जिसमें वैद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो मैं इत्यादि इसको लिख रहा हूं। चालकों की परिभाषा द्वारा समझ लेंगे। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गई, पीतल हो गया, और इसी प्रकार की धातुएं हो गई हैं। सभी धातुएं वैद्युत चालक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें आवेशवाहक पाए जाते हैं। अब आवेशवाहक होते कौन है? अब देखिए, पदार्थ दो कणों से मिलकर बना हुआ होता है, दो नहीं बल्कि तीन कणों से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है जो कि बाहर बनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। भाई, एक नाभिक होता है प्रत्येक पदार्थ में, उसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन को P से मैंने दर्शाया है, न्यूट्रॉन को N से दर्शाया है। इस नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती है। इन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की सीमा होती है, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे मैक्सिमम, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, या फिर तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये अफबाऊ का आवर्जन नियम होता है, उसके अनुसार हम इसको समझ लेते हैं। मैक्सिमम पहली जो कक्षा है, अब देखिए कक्षाओं पर निर्धारण कैसे किया जाता है। ये पहली कक्षा हो जाती है, इसके बाहर कोई दूसरी कक्षा हो जाती है, इसके बाहर कोई तीसरी कक्षा हो जाती है,
इसके बाहर कोई तीसरी कक्षा हो जाती है, इसके बाद कोई चौथी कक्षा हो जाती है, इसके बाहर ये चौथी कक्षा हो गई, ये कक्षा नंबर 1, ये कक्षा नंबर 2, ये कक्षा नंबर 3, कक्षा नंबर 4। ठीक है, इस प्रकार से इन कक्षाओं का निर्धारण किया जाता है। यानी जो इसका नाभिक है, जो नाभिक है, इस नाभिक के बाहर जो कक्षा होती है उससे प्रथम कक्षा, उसके बाद दूसरी कक्षा, उसके बाद तीसरी कक्षा, उसके बाद चौथी कक्षा, ऐसे निर्धारण इनका किया जाता है। मैक्सिमम पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, और चौथी कक्षा में पाए जा सकते हैं मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन ये पाए जा सकते हैं। ये नियम के अनुसार भरे जाते हैं, और इनका नियम होता है 2n², जहां पर n क्या है, कक्षाओं की संख्या है। यदि पहली कक्षा के लिए हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो n के स्थान पर 1 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को कहां पहुंचाएंगे, दूसरी कक्षा में, और दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि n के स्थान पर 2 रखकर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। तो मैक्सिमम दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, तीसरी में 18, चौथी में 32, और यदि बच रहे फिर भी इलेक्ट्रॉन तो उनको अगली कक्षाओं में भरा जाता है। तो ध्यान देंगे, धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए होते कौन कौन से हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार प्रत्येक कक्षा में एक आकर्षण बल लगा रहता है। आकर्षण बल कौन सा होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल हो जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। मात्रक है न्यूटन, क्योंकि ये बल है। यदि हम इसके अनुसार देखें बल में और दूरी में संबंध स्थापित करें तो F = 1/r² हमको प्राप्त होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि जिस कक्षा की नाभिक से दूरी अधिक होगी, नाभिक से दूरी अधिक होगी, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कम होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो नाभिक है, नाभिक के बाहर जो कक्षा है प्रथम कक्षा, उससे नाभिक की दूरी बहुत कम है, उससे नाभिक की दूरी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। दूसरी कक्षा की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए आकर्षण बल पहली कक्षा के मुकाबले थोड़ा कम होगा। तीसरी कक्षा की दूरी और बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर आकर्षण बल और भी कम होगा, और चौथी कक्षा की दूरी और ज्यादा हो जाती है, इसलिए आकर्षण बल बहुत कम होगा। तो चौथी जो कक्षा है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अब देखिए इनको हम मुक्त कक्षा कैसे कह सकते हैं या फिर कंप्लीट यानी पूर्ण कक्षा कैसे कह सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन ही पाए जा सकते हैं। ये इनके भरने का क्रम होता है। पहली कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूर्ण कक्षा हो गई, अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं, ये कंप्लीट कक्षा हो चुकी है। कंप्लीट कक्षा होने के कारण जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो अगली कक्षा में डाले जाएंगे, और अगली कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं तो ये कक्षा कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण कक्षा मानी जाती है। अब इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं, ये कक्षा क्लोज हो जाएगी। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं तीसरी कक्षा में डाले जाएंगे, उसमें 18 इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं डाल सकते, ये सीमा होती है। तो ये भी कंप्लीट हो चुकी है। चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद जो भी कक्षा है उसके बाद जो भी कक्षा रहेगी
उसमें बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को हम डाल देते हैं या भर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो अगली कक्षा में हम डालते चले जाएंगे। लेकिन जो बाहर वाली कक्षा है अधिकतर अपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट होती है। जो बाहर की कक्षा होती है वो अधिकतर अपूर्ण होती है। उस कक्षा को भरने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। उस कक्षा को भरने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन उसमें डाले जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए या फिर वैद्युत चालन करने के लिए जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, वयतन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं केवल यही इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहलाए जा सकते हैं। क्यों कहलाए जा सकते हैं? क्योंकि नाभिक से इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी या इस कक्षा की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण नाभिक और बाह्यतम कक्षा में बहुत ही कम आकर्षण बल लगेगा और वो बहुत ही कम आकर्षण बल के कारण बंधे रहेंगे या फिर क्षीण बल के कारण बंधे रहेंगे। तो धातुओं में चलन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। धातुओं में धन आयनों की स्थितियां स्थिर रहती हैं। अब देखिए किसी भी धातु को मान लीजिए, ये लोहा मान लीजिए या एल्यूमिनियम मान लीजिए, कुछ भी और धातु मान लीजिए, इसमें जो प्रोटॉन है उस पर धनावेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित रहता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसके आवेश की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का आवेश है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं। तो प्रोटॉन का आवेश ही नाभिक के आवेश को धन कर देता है, यानी पूरा जो नाभिक है उसका आवेश धनात्मक हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है और ध्यान देंगे जितने भी पदार्थ के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, प्रोटॉन पर धनावेश है और इनकी संख्या भी बिल्कुल बराबर है। अब जब बराबर है तो बाहर जो भी ऋणावेश घूम रहा है, नाभिक में उतना ही धनावेश पाया जाता है, जिसके कारण जो संपूर्ण पदार्थ होता है वैद्युत उदासीन हो जाता है। अब इसमें जो धनात्मक भाग है इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो धातुओं में जो धन आयनों की स्थितियां होती हैं वो स्थिर होती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया। अतः धन आयनों के कारण वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो सकता है जो कि बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका वैद्युत रोधी। वैद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है, या वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव है ही नहीं। अचालक अथवा वैद्युत रोधी कहलाते हैं। अचालकों में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते। सीधा सा मतलब होता है उनमें मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। अचालकों के उदाहरण जैसे रबड़, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज, शुद्ध वायु, शुष्क वायु होते हैं। अचालकों को परावैद्युत भी कहते हैं या डाई इलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, कुचालक जैसे कांच हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गई, इत्यादि। ये किसके उदाहरण है? अचालकों के उदाहरण है। अचालक होते वास्तव में कौन से हैं? अचालक वास्तव में ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के मुक्त आवेश वाहक नहीं पाए जाते। आवेश वाहक का मतलब है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले कण नहीं पाए जाते, यौगिक नहीं पाए जाते, या फिर ट्रांसपोर्ट करने वाली जो चीजें होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। ऐसे सभी पदार्थों को कुचालक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि
जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जो कि केवल चालकों में पाए जाते हैं। अचालक पदार्थों में ये इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये इसका सीधा सा मतलब हो जाता है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में